Good morning student, welcome in math classes. Today we will discuss about direct and inverse proportion. Chapter 13 आप लोग के लिए न्यू है। ऐसे ये जो चैप्टर्स है इसको हम किसी न किसी तरीके से 7 में भी पढ़े हैं, 6 में भी पढ़े हैं। सिर्फ वो हम इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे कि डायरेक्ट क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है। तो प्रपोर्शन जो होता है, प्रपोर्शन दो टाइप्स, इसका 2 टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन होता है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इन्वर्स। से फर्स्ट हम डायरेक्ट के बारे में जानते हैं। डायरेक्ट क्या होता है? जब हम किसी क्वांटिटी, किसी दो क्वांटिटी या दो यूनिट, अलग अलग क्वांटिटी है और दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, तो x और y दो क्वांटिटीज है। ये दोनों क्वांटिटी को अगर कंपेयर करते हैं तो अगर ये इंक्रीज करता है तो ये भी इंक्रीज करेगा, अगर x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा। सिंपल अगर ये डायरेक्ट समझना तो ये है कि जब हम दो क्वांटिटीज को एक साथ हम कंपेयर करते हैं तो अगर फर्स्ट वाला क्वांटिटी इंक्रीज करता है तो सेकेंड भी क्या करना चाहिए? इंक्रीज। दूसरा, अगर फर्स्ट वाला डिक्रीज करता है तो सेकेंड भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट सबसे जो आप लोग बहुत पहले से भी बनाते आ रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि 1 बॉल दिया गया है का प्राइस जो है वो अगर 5 रुपीज है, 1 बॉल का प्राइस कितना है? 5 रुपीज। तो आप बताइए कि 2 बॉल्स और आपको खरीदना है। अगर एक बॉल आप 5 रुपये में खरीदे हैं और 2 बॉल और आपको खरीदना है तो उसके लिए आपको कितना रुपया का ज़रूरत होगा? तो आप जानते हैं ऑब्वियसली 10 रुपीज़ की ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे देखना क्या है कि पहला क्वांटिटीज क्या है? बॉल है, और दूसरा क्या है? रुपीज है। यहाँ रुपया लिखा है और पहला क्वांटिटीज क्या है? बॉल, और दूसरा क्या है? रुपया। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि अगर पहला क्वांटिटीज को बढ़ा दिए यानी इंक्रीज किए तो इसका जो रुपया है ये भी क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरह का जो केस होगा जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे या खरीदेंगे तो ऑब्वियसली है, अगर एक सामान की कीमत अगर 5 रुपया है तो 2 सामान या 2 बॉल का कीमत क्या होगा? 10 रुपया होगा। तो ये जब बॉल का अगर क्वांटिटीज 1 था तो उसको 2 किए तो उसका रुपया भी क्या हो गया? इंक्रीज किया। ये हुआ आपका डायरेक्ट। सिर्फ हम डायरेक्ट का ये क्या कर रहे हैं? डिफिनेशन को समझा रहे हैं कि डायरेक्ट कहते किसको हैं। और अगर इसी में से आपको बोला जाए 10 बॉल का कीमत क्या होगा? तो आप जानते हैं ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 50 रुपीज हो जाएगा। बट अगर इसमें यहाँ पे फिर बोला जाए कि 5 बॉल का कीमत क्या होगा? 5 बॉल का कीमत क्या होगा? तो यहाँ पे आप रुपीज कितना लिखिएगा? 25 लिखिएगा। ये भी आप जानते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर पहले से क्वांटिटी 10 बॉल का दिया हुआ था 50 रुपीज, तो अगर उसका हम क्या किए? डिक्रीज किए। इसको क्या किए? डिक्रीज कर दिए, तो रुपया भी क्या हो गया? डिक्रीज। यहाँ पे अगर डिक्रीज किया गया क्वांटिटीज को, बॉल को, तो उसका जो प्राइस है ये भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो यही कह रहा है डायरेक्ट। जब हम पहला वाला क्वांटिटी, जब दो क्वांटिटी लेते हैं और दोनों को एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर पहले वाला क्वांटिटीज को डिक्रीज करते हैं तो दूसरे वाला क्वांटिटीज भी डिक्रीज होना चाहिए। इसी तरीके से ये हम सिर्फ डायरेक्ट क्या कहे? डायरेक्ट प्रपोर्शन का हम डिफिनेशन समझे कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा है डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन वही होगा जब दोनों क्वांटिटी एक दूसरे को इंक्रीज करेगा तो वो भी इंक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा तो फिर पहला भी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है आपका अगर इन्वर्स। नेक्स्ट है आपका इन्वर्स देखते हैं। इन्वर्स में क्या होता है कि जब आप इन्वर्स को समझने के लिए, जब आप पहला अगर एक काम या 2 पर्सन
एक काम को, एक वर्क है, 2 पर्सन 6 दिन में करता है, डेज में करता है। किसी काम को 2 पर्सन्स क्या है 6 डेज में कंप्लीट करता है। तो इसी काम को अगर 4 पर्सन दिया जाए तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ उसी काम को, काम क्या है, वर्क आपका है, सेम है, जो काम आप 2 पर्सन 6 डेज में कर रहा था वही काम 4 पर्सन कितने दिन में करेंगे। तो ऑब्वियसली 6 से कम होगा, या फिर आप इसको 3 डेज भी लिख सकते हैं। 6 डेज से तो कम लगेगा, या आप अगर सबका पर्सन का क्या है वर्कआउट सेम है तो वो 3 डेज लगेगा। तो यहाँ देखिए जो पहला क्वांटिटी था पर्सन और दूसरा डेज, नंबर ऑफ डेज, ये दोनों में क्या हुआ, जब हम इसको इंक्रीज किए तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। ये कहता है कि जब पहला क्वांटिटीज को x को अगर हम इंक्रीज किए तो y क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर अगर x को डिक्रीज किए तो y क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज समझना है। इन्वर्स में ये होता है कि इन्वर्स प्रपोर्शन जो होता है वो अगर पहले वाला क्वांटिटीज को हम बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली दूसरा जो है वो कम हो जाएगा। जैसे हम इसमें और भी कर देते हैं, अगर यहाँ पे लिखेंगे 3 पर्सन, या यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 8 पर्सन इसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो ऑब्वियसली 8 पर्सन जो है इस काम को 3 डेज से भी कम में करेगा। 3 डेज से भी क्या करेगा, कम में हो सकता है। यहाँ पे 3 डेज से भी कम लगेगा इसको समय, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर 2 पर्सन 6 डेज कर रहा है, 4 पर्सन 3 डेज कर रहा है, तो 8 पर्सन इसको किसी काम को कितना दिन में करेगा, वो निकालने के लिए हम बाद में सीखेंगे। पहले हम ये जान रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, जब इस तरफ इंक्रीज कर रहे हैं तो इस तरफ डिक्रीज कर रहे हैं। अब अगर हमको इसी काम में से अगर बोला जाए 3 पर्सन, इसी काम को अगर 3 पर्सन क्या कर रहा है तो क्या होगा, तो 3 डेज से ज़्यादा लगेगा, इसका जो समय आएगा 3 डेज से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप पर्सन को कम कीजिएगा तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, बढ़ेगा। यानी 4 डेज से भी 3 डेज से कम होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ जो आएगा आपका नंबर ऑफ डेज वो 3 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, 4 आ जाए, 5 आ जाए, इस तरह से कुछ आएगा। तो यहाँ कहा गया कि जब हम इन्वर्स प्रपोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें 2 क्वांटिटीज में पहला क्वांटिटीज अगर इंक्रीज करता है तो दूसरा क्वांटिटीज डिक्रीज करता है। पहला क्वांटिटीज अगर डिक्रीज करेगा तो दूसरा क्वांटिटीज इंक्रीज करेगा। ये चीज़ हम समझें। इसके बाद हम एक एक एग्जाम देखिएगा। एक टेबल लिए कॉस्ट ऑफ राइस एंड वेट ऑफ राइस। कहा गया है कि जब किसी राइस का कॉस्ट जो है वो अगर 12 रुपीज है, 12 रुपीज है 2 kg राइस का कॉस्ट, यहाँ रुपीज लिखा हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 kg राइस का कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज। तो 4 kg राइस का कितना हो जाएगा कॉस्ट, 24 रुपीज। इस तरीके से 6 kg का क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 36 तरीके से आप बहुत सारे क्या है 8 kg या कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आपको बताया जाए कि अगर इसमें हम इसको लिखते हैं वेट ऑफ राइस बाय, 2 क्वांटिटीज अलग अलग है। ये 2, अगर ये 2 kg है राइस तो उसका प्राइस कितना है 12। अगर 4 kg है, अगर ये इंक्रीज किया, यहाँ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या प्राइस इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसमें से x और y मान लेते हैं, पहला क्वांटिटी जो है वो x है और दूसरा क्वांटिटी क्या है y है। जो वेट दिया हुआ है x में और कॉस्ट दिया हुआ है y में, तो आप अगर x y y निकालते हैं तो क्या हो जाता है 2/12। और इसी तरीके से 4/14 24, 6/36 इस तरीके से आएगा।
6/36। अब देखिए कि ये जो है 12/x/y, अगर x इंक्रीज किया है तो y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से ये देखना है, तो 2 से 4 हो गया, ये इंक्रीज किया तो y भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बट ये दोनों जो है क्वांटिटीज वो क्या है, प्रपोर्शन इसका सेम होता है, इक्वल्स होता है। आप इसका भी वैल्यू 1/6 लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू 1/6 लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू 1/6 लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि हमेशा एक्स वाई वाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, के कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इस तरीके से x और y जो होता है वो कांस्टेंट होता है, या x और y इस तरीके से लिख दिए, x इक्वल्स टू y, अगर ऐसे लिख दिए तो x को इंक्रीज किए तो y भी इंक्रीज किए, ये हम जान रहे थे। अगर हम x y y लिखे तब क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट का यूज आप लोग को बताया है कि कांस्टेंट क्या होता है, जब कांस्टेंट का मतलब है किसी के लिए भी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर्स हम रख सकते हैं, 2 3 4 सबके लिए ये वैलिड होगा। तो एक्स वाई वाई जो था, अगर x इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज किया। अगर इसको हम डिवाइड में लिख दिए तो ये कांस्टेंट को हम साथ में रख सकते हैं। अब देखिए जो कांस्टेंट होना चाहिए वो सबके लिए वैलिड होना चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया। तो देखिए 1/6 जो है, 6 जो आपको मिला 1/6 ये सबके लिए है। x और y का जो वैल्यू है, x और y का वैल्यू यहाँ पे 2/12 आया, इसका भी वैल्यू 1/6 है, और x और y का वैल्यू कितना है 4/24, इसका भी वैल्यू 1/6 है। तो ये जो कांस्टेंट के है वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सबके लिए सेम होता है। इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं कि x y y इक्वल टू के कांस्टेंट, या फिर x इक्वल टू के वाई, ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन x इक्वल टू के इंटू वाई, कॉन्स्टेंट इंटू वाई। जब ये हमको मिल गया, अब हम किसी भी इसमें से किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी क्वांटिटीज को अगर दिया हुआ नहीं है तो हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें से कोई एक दो वैल्यू और अगर निकालना रहे, 8 kg वेट ऑफ 8 kg शुगर्स का कितना है, इसका आपको प्राइस या कॉस्ट ऑफ राइस अगर आपसे बोला जाए, तो इसके लिए आपको जो मैंने बताया कि x इक्वल टू के वाई, ये होता है डायरेक्ट। सबसे पहले हम इसको पहचाने डायरेक्ट में है, क्योंकि इसका क्वांटिटीज क्या है, दोनों का क्वांटिटीज इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अब आपसे बोला गया 8 kg राइस का कॉस्ट क्या है, तो इसके लिए क्या है कि आप x y y यानी 2/12 जो किए हैं, वो अगर ये x है और ये y है तो इसको हम y1 और इसको y2 मान लेते हैं। तो यहाँ बोला गया था कि x y y इक्वल टू x1 y1, ये होता है। आपको x और y कोई भी एक इसका वैल्यू रख सकते हैं 2/12, और दूसरा x1 का वैल्यू 8 है, y1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसमें से जैसे ही डायरेक्ट हुआ तो हम ये केस इसको बना सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, y1 का वैल्यू निकालना है। y1 को इस तरफ कर लिए और 8 × 12/2 ये कर चुके हैं। इसको हम अगर कट करते हैं तो 48 रुपीज, ये जो आया आपका वो किसके लिए आया, 8 kg राइस का कॉस्ट आया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। किसी भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में अगर कोई क्वेश्चंस पूछा हुआ है तो वो क्वेश्चन को हम सिर्फ ये जो है आपको इसका लॉ याद रखना है, x इक्वल टू के वाई। इसमें क्या होता है कि दोनों इक्वल होता है और इसमें रेशियो का काम होता है, डिवीजन का काम होता है। इसमें एक दूसरे का डिवीजन का काम होता है। क्वांटिटीज, पहला क्वांटिटीज बाय दूसरा क्वांटिटीज, यानी x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2,
ये डिवीजन का काम होता है, तब आप इससे हम किसी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का केस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा इन्वर्स का एक क्वेश्चन है। इन्वर्स में हम देखना चाहते हैं, पहले इसको पहचानेंगे। ये एक टेबल है दिया हुआ, टेबल में आपको ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज, किसी काम को या किसी वर्क को कंप्लीट करता है 5 पर्सन 8 डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है, 10 पर्सन 4 डेज में उसी काम को कंप्लीट करता है, तो नेक्स्ट 8 पर्सन कितने डेज में कंप्लीट करेगा। यहाँ क्या हो रहा है कि 5 पर्सन से 10 डेज ये इंक्रीज हुआ, ये क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इसको हम, इससे क्या रूल्स बनेगा, उसमें जो बना था डायरेक्ट में बना था x इक्वल टू के वाई, ये आपका रूल्स बना था। लेकिन इन्वर्स में क्या बनेगा, इसको हमको देखना है कि हमेशा के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्वर्स में देख रहे हैं कि नंबर्स ऑफ पर्सन अगर इंक्रीज कर रहा है तो नंबर्स ऑफ डेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो वर्कआउट है, अगर इसका हम वर्क करते हैं तो 5 इंटू 8 जो भी वर्कआउट आया वो इक्वल टू 10 इंटू 4, ये भी जो वर्कआउट आया, मतलब ये 5 आदमी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो गया। दूसरा, अगर 10 पर्सन मिलकर अगर उसी काम को 4 डेज में करता है तो वो इसका पर्सन हो गया। अब इक्वल टू क्या, के आ रहा है या नहीं, कांस्टेंट, ये अगर करते हैं तो 40 होता है, ये भी 40 होता है, इक्वल टू के। यानी जो मल्टीप्लिकेशन होगा वहां पे डिवीजन हो रहा था, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए सभी के लिए। जितना भी इसका वर्क अगर सेम है तो इसमें हम जब भी इंक्रीज करेगा और डेज डिक्रीज करेगा तो इस तरह का कुछ पर्सन आएगा। अब अगर हम इसमें x मान लेते हैं पर्सन को और y मान लेते हैं डेज को, तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जा रहा है, अगर इसको x1 और y1 मानिए तो x1 इंटू y1 आ रहा है, इक्वल टू अगर इसको x2 y2 मान लिए तो x2 इंटू y2 आ रहा है, इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं x इंटू वाई इक्वल टू के, कांस्टेंट ये लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं x वाई इक्वल टू के, कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब अगर इस तरह का केस आया तो यहां जो केस आया है आपका एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, या इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू के इंटू 1/y, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में आप कर सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू x1/1। अब इसमें निकालना क्या है, अगर ये फॉर्मूला हो गया इन्वर्स का, ये इन्वर्स का हो गया फॉर्मूला, तो आपको निकालना है नंबर्स ऑफ डेज। यहां अगर हम xy3 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं, तो ये चीज आपको सॉल्व करना है, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अगर किसी x1 इंटू y1 इक्वल टू हम लिखते हैं x3 इंटू y3, ये तो हम लिख सकते हैं, यही सॉल्व करना है आपको। तो x1 y1 का वैल्यू है 8, 5 इंटू 8 इक्वल टू यहाँ x3 8 इंटू y3, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो ये आया आपका 40 इक्वल टू 8y3 और 40/8 इक्वल टू y3। तो क्या आया, y3 इक्वल टू 5 डेज। तो यहां जो y3 का वैल्यू आया क्या आया, 5 डेज, ये लिख सकते हैं। तो जब आपका इसमें क्या था, क्वांटिटीज को यहाँ क्या हुआ था, क्वांटिटी डिक्रीज हुआ था,
डिक्रीज हुआ था, तो इसलिए 4 से क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हुआ, इसलिए नंबर ऑफ डेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस तरीके से हम इनवर्स को समझ सकते हैं, इनवर्स का जो क्वेश्चंस होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कुछ इस तरह का कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर इन रेलवे स्टेशन अप टू, ये टेबल दिया हुआ है, 4 आवर्स 60 रुपीज, 8 आवर 100 रुपीज, 12 आवर 140 रुपीज और 24 आवर्स 180 रुपीज। कह रहा चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, क्या ये जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं, सिर्फ हमको चेक आउट करना है। तो ऐसे तो आप बता सकते हैं ये क्या इंक्रीज कर रहा, अगर आवर्स इंक्रीज कर रहा तो रुपीज भी डिक्रीज कर रहा है, ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं। बट इसका क्या सही में रेशियो जो सेम रेशियो है उस पर इंक्रीज कर रहा है या नहीं। हम जानते हैं x इक्वल टू के वाई, डायरेक्ट प्रपोर्शन ये होता है, के क्या होता है, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं तो 4/60 इक्वल टू होना चाहिए आपको 8/100, तभी तो आप इस दोनों को क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो कटेगा 15 और ये कितना होता है 4, 50, 2, 25 नहीं। अब देखिए 1/15 इक्वल टू 2/25 आया। अगर नेक्स्ट इसमें हम इस तरीके से करते हैं तो जो वैल्यू आ रहा है आपका कांस्टेंट, अगर तीसरा था आपको 12/140, 12/140, क्या ये कैंसिल होगा? अगर हम इसको काटते हैं 6 से तो ये हो जाएगा आपको 70, ये 3, ये 35, ये आया आपका वैल्यू 3/35। तो ये जो k है वो इक्वल नहीं आ रहा, कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू के वाई कॉन्स्टेंट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कहा जा रहा है आपसे ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। कह रहा है कुछ मिक्सचर बनाया गया पेंट का, जो 1 अगर देता है रेड पिगमेंट तो दूसरा बेस क्या दे रहा है, पार्ट्स ऑफ 8, बेस का क्या दे रहा है 8। तो इस तरीके से इसका वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं। तो देख रहे हैं क्या कि अगर ये 1 है पिगमेंट, अगर इसमें से हम क्या कर रहा बढ़ाया जाए, अगर इसमें 4 किया गया तो इसका नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बेस भी क्या बढ़ेगा, इसमें जो रेड पिगमेंट किया जा रहा है वो बढ़ते जाएगा, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट का केस दिख रहा है, इसलिए दिस इज ए केस ऑफ, इसको लिख सकते हैं दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन दैट इज क्या कर सकते हैं, इसमें x1/1 इक्वल टू x2/2, ये केस आपको बना सकते हैं, x1/1 इक्वल टू x2/2। इस तरीके से जैसे ही डायरेक्ट केस आएगा तो हम एक का कंपेयर डिवीजन से करेंगे, एक दूसरे का क्वांटिटीज को डिवीजन में रखेंगे दोनों तरफ और इक्वल टू करेंगे। तो 1/8 इक्वल टू x2 का वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 2, ये निकालना है आपको। दूसरा केस में हम क्या कर सकते हैं, तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ 8 × 4 इक्वल टू
32। ये हो सकता है। ये आपका जो आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा, 4 रेड पिगमेंट रखेंगे तो 32 आ जाएगा आपका। दूसरा है इसी तरीके से, अब यहाँ पे क्या है कि आप चेंज करते जाइए सभी का वैल्यू, वो अब खुद से खुद क्या है, x1 इसको x1, इसको x1 y1, इसको x2 y2 इसको माने थे, इसको x3 y3 मान लीजिए, x4 y4 मान लीजिए, x5 y5 मान लीजिए। नेक्स्ट अगर y3 का वैल्यू निकालना हो, y3 का वैल्यू निकालना हो तो हम x1 बाय y1 इक्वल टू हम x3 बाय y3 वाला केस लेंगे। इसके साथ इसको ले लेंगे या फिर आप इसके साथ किसी के साथ ले सकते हैं एक, तो ये भी क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू 1/8 इक्वल टू x3 का वैल्यू है आपका 7 बाय y3। यहाँ से y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 8 56। यहाँ क्या हो जाएगा 56। पार्ट्स ऑफ बेस कितना हो जाएगा 56। इस तरीके से हम सभी का वैल्यू 56 निकालते चले जाएंगे। डायरेक्ट में है इसलिए इस तरह का केस हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन क्वेश्चन एबव टू का जो क्वेश्चन था, इफ 1 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, ये रेड पिगमेंट का जो 1 पार्ट था उसके जगह पे पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml, 75 ml क्या कहा जा रहा है, 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml। तो आपको 1800 ml के लिए कितना नंबर्स ऑफ पार्ट सेगमेंट मिलेगा। जो पिछला क्वेश्चन था पार्ट्स ऑफ रेड सेगमेंट और पार्ट्स ऑफ बेस, इसका कह रहा 1 पार्ट्स ऑफ रेड सेगमेंट के लिए कितना 75 ml, तो 1800 ml के लिए कितना पार्ट्स ऑफ होगा। तो ये भी क्या है केस आप देख रहे हैं, अगर ये बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्ट्स इसका भी बढ़ेगा। ये डायरेक्ट का केस है, डायरेक्ट है, इसलिए हम x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2 करेंगे। x1 क्या है 1/75 इक्वल टू, यहाँ पे अगर x2 है और ये y2 है तो x2 बाय 1800 ml ये लिख सकते हैं। अब अगर हम इसमें से x2 का वैल्यू निकालना है तो 1800 ml डिवाइड 75 ml ये लिख सकते हैं इक्वल टू x2। अब इसको आप डिवीजन कीजिए, डिवीजन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 24 ml कट गया, यानी x2 इक्वल टू 24 पार्ट्स या रेड पिगमेंट पार्ट्स इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया, आप किसी भी डायरेक्शन में एक दूसरे को इस तरीके से कर सकते हैं।